नमस्कार। आज की चर्चा का मुख्य विषय है देश में निजीकरण की ओर बढ़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था। हाल में कोरोना महामारी हुई और यहाँ स्कूलों का सवाल है, चिकित्सा का सवाल है, स्कूल का सवाल है या आवश्यक सेवाओं का सवाल है। खासकर नरसिंह राव के बाद देश में जब से मनमोहन यहाँ पर वित्त मंत्री बनाए गए, उसके बाद देश एक प्रकार से निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो विश्व बैंक के द्वारा हो, चाहे अमेरिका के द्वारा हो, या इस प्रकार का जो भ्रांतियाँ चली। तो कोरोना महामारी में ये देखा गया है कि अधिकांश अस्पतालों में केवल जो अस्पताल चिकित्सालय पहले सेवा भाव उपचार के दृष्टि से लोग खोलते थे, निजी संस्थान भी खोलते थे, वो भाव आज केवल पैसे कमाने का रह गया। वही शिक्षा में है। शिक्षा में भी आज शिक्षा देने का, देश के नागरिकों को शिक्षित करके देश को मजबूत बनाने की जगह बच्चों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर पूरे बच्चों के अभिभावकों को लूटने का एक बहुत बड़ा धंधा बन गया। यहाँ पर प्राइवेट निजीकरण जो देखा था देश में, एक आदर्श निजीकरण टाटा के रूप में यहाँ पे माना गया था कि टाटा के संस्थान जो होते हैं वहाँ कर्मचारियों का भी कम शोषण होता था प्रायः, और वहाँ की गुणवत्ता भी बेहतर रहती थी। पर आज जो निजीकरण का जो एक दौर आया, उसमें रिलायंस से लेकर इस प्रकार का एक प्रवृत्ति आ गई कि देश के संसाधन, जिस प्रकार से वहाँ देश के तेल संपदा पे, इस पे गैस संपदा पे, प्राकृतिक संसाधनों पे निजी उद्यमियों ने अपना कब्जा किया और उसके बाद लोगों का एक दोहन किया। तो वो निजीकरण की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को देखकर आज देश का आम नागरिक सहमा हुआ है कि देश किस प्रकार से जाएगा, क्योंकि दो तस्वीरें उनके पास, एक शिक्षा की और चिकित्सा की। शिक्षा का कोई ढांचा बना ही नहीं है। यहाँ 10 प्रकार की दुकानें खुली हैं, जो अपने बच्चे को जहाँ डाल सकता है वहाँ जितना लुटा सकता है उस प्रकार की शिक्षा। और हॉस्पिटलों का भी यही है। तो मरे हुए आदमी को डायलिसिस पे करके उसके कई वो करके इस प्रकार के अधिकांश ये हो रहा है, टारगेट दिए जाते हैं। तो रोशन लाल जी जो आर्थिक न्याय व्यवस्था के भी पुरोधा हैं और संयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश के निवासी हैं, पहले हरियाणा मूल के रहे और इनका लोकशाही के ध्वजवाहकों में गिने जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के सर्वभूत हितेरता के लिए समर्पित हैं। और इनका ये मानना है कि अमीरी रेखा होनी चाहिए। इस अमीरी रेखा और एक गरीबी रेखा सरकार ने बनाई थी और इनकी कल्पना है कि इस देश में अमीरी की भी एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा के बीच में आज ये द्वंद्व आ गया कि निजीकरण और सरकारीकरण का। इसमें आपकी क्या विचार है? आपने काफ़ी लंबे आयाम में अपनी बात कही है और मैं कोशिश यही करूँगा कि आप वास्तव में इसके द्वारा जो समझना चाहते हैं या समाज को समझाना चाहते हैं, उसमें हमारा प्रयास पूरी तरह सफल हो। आज जो निजीकरण और सरकारीकरण, इसमें खूब विवाद चल रहा है। यहाँ पर भी दो धड़े बन गए हैं और अपनी अपनी आधी अधूरी या एक पक्षीय दलील देकर समाज को निरंतर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दौर था जब सरकारीकरण का दौर चला था। इससे पहले यहाँ तक कि मैं अंग्रेजों के शासन काल में भी वह खतरनाक स्थिति नहीं बनी, क्योंकि सारे दमन और हस्तक्षेप के बावजूद भी सरकार की अपनी दादागिरी चलती रही और समाज को अपने ढंग से बनाने के प्रयास में लगे हुए लोग वह निराश नहीं हुए। लेकिन बाद का ये जो दौर चला है
उस दृष्टि से यह अंग्रेजों के शासनकाल से भी अधिक भयानक है। बदतर। निजीकरण और सरकारीकरण, उसमें जो लड़ाई चल रही है उसका कारण यह है कि निजीकरण और सरकारीकरण दोनों में न्याय का अभाव है। बिल्कुल। न्याय का अभाव होने के कारण जो लोग सरकारीकरण से त्रस्त लाभान्वित हो रहे थे, मतलब उनकी आमदनी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ पद तो ऐसे थे जहां पर लाखों करोड़ों रुपयों की आमदनी एक झटके में होती थी, उसको पूरा समाज देख रहा था। वो पूरी चैनल नीचे से ऊपर तक काम कर रही थी, इसमें राजनेता भी लाभान्वित हो रहे थे। तो वे लोग जो सरकारीकरण से समाज की लूटमार से लाभान्वित हो रहे थे, वे हर कीमत पर सरकारीकरण के पक्षधर हैं। और जो लोग निजीकरण के बल पर प्रभावित हो रहे थे, लाभान्वित हो रहे थे, वो निजीकरण चाहते हैं। तो आपका प्रश्न यह भी होना चाहिए कि भाई निजीकरण से वो कैसे लाभ उठा रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार की सारी आर्थिक नीतियों के आधार पर अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो उसमें किसी भी व्यक्ति की सीमाहीन संपत्ति पर किसी को एतराज नहीं हुआ, लेकिन अपना विवेक का प्रयोग करते हुए, न्याय को, संवेदना को अगर स्वीकार करते हुए, तो हर व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान और योग्य क्यों न हो, लेकिन क्या उसके पास संपत्ति संग्रह की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं होनी चाहिए। सीमा कितनी होनी चाहिए दूसरा प्रश्न है, लेकिन अगर आप पूरे समाज को सुखपूर्वक एक बड़े परिवार की तरह चलाना चाहते हैं तो फिर धन का मामला, संपत्ति का मामला और इसका प्रवाह सभी आदमी को सुख देने वाला हो, तो वह इतना केंद्रीकरण कैसे स्वीकार करेगा। और आज हम देख रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों के पास देश की सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई है। तो ये जो निजीकरण का समर्थन करने वाले हैं, ये वही पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धन की सीमा मानने को तैयार नहीं, उसमें कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इसका एक पक्ष है। मैं जिस समय बचपन में हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, उस समय अपनी पूरी शिक्षा में हमारा खर्च नहीं के बराबर हुआ है। यानी आज एक सामान्य घर में एक बालक की पढ़ाई, 1 वर्ष की पढ़ाई पर जितना खर्च लगता है, मैं समझता हूं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा में उतना 1 साल के बराबर खर्च नहीं किया हुआ है। क्योंकि उस समय शिक्षा और चिकित्सा यह माने गए थे शासन का विषय, सरकार का विषय, और इनको माना गया था सेवा का क्षेत्र। इसी प्रकार से सेवा के कुछ दूसरे क्षेत्र भी थे, जिसमें टेलीफोन सेवा भी आती थी, जिसमें रेल सेवाएं भी आती थी। लेकिन जो ये सामाजिक सेवा के क्षेत्र माने गए, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बने। यदि आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल तक के गठन में जिन विभागों में सबसे ज्यादा लूटमार थी, सारे राजनेता उन्हीं को लेने के लिए आपस में लड़ाई करते थे। यह पूरा समाज देखता है। तो आज जो निजीकरण है, उस यदि आप उसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको संपत्ति की सीमा, एक न्यायपूर्ण संपत्ति की सीमा एक व्यक्ति के लिए निर्धारित करनी पड़ेगी। और यह निर्धारित इसलिए भी करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को सुखपूर्वक जीने का समय, उसकी जिंदगी असीमित नहीं होती, वह केवल कुछ समय के लिए होती है। क्या आप ऐसा समय निर्धारित नहीं कर सकते? तो यह बात तो बेकार की है। अगर आपके मन में हो तो यह बहुत आसानी से हो सकता है। और हम तो उसी पर इसीलिए काम करना चाहते हैं कि मैं सरकारीकरण को गलत मानता हूं। सरकारीकरण गोपनीयता की आड़ में खुले भ्रष्टाचार को जन्म देता है, और निजीकरण
वही खुले भ्रष्टाचार का स्वरूप बदलता है। वह पूंजी के आधार पर पूरे समाज को अपना गुलाम बनाता है। यानी दोनों ही दृष्टियों से यदि आप समाज को बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर न्याय के अलावा उसका कोई मार्ग नहीं है। और आप तो जानते ही हैं, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि अमीरी रेखा बननी चाहिए और अमीरी रेखा से अधिक धन पर सरकार को ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए। बाकी आयकर और जीएसटी ये सारे समाज के साथ धोखा हैं। इनसे कभी सरकार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन नहीं मिल सकता। लेकिन मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर अगर थोड़ा सा टैक्स लगा दिया जाए तो मैं कहता हूं कि नागरिक भत्ता देकर देश के एक एक नागरिक का जीवन से मृत्यु तक का जीवन पूरी तरह सुरक्षित और बहुत ही सुखपूर्ण बनाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल जी। अग्रवाल जी का मानना यह है कि एक सीमा से अधिक जिसके पास भी संपत्ति है उस पे एक कर लगाया जाए, बिल्कुल, जिससे एक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। पर निजीकरण और सरकारीकरण का अंधीकरण एक प्रकार से गलत है जब तक उसमें न्याय का भाव न हो। बिल्कुल, बिना न्याय के भाव के समाज को सुखी नहीं बनाया जा सकता। ये सरकारीकरण और बिना न्याय के भाव के निजीकरण राष्ट्र के हित के पर कुठाराघात होता है। और यही देखने को पिछले 74 साल से दिखाई दिया। हमने देखा किस ढंग से इस देश की व्यवस्था, यहाँ पे करोड़ों लोग बिना संसाधनों के अभाव के सरकार द्वारा अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने के कारण शिक्षा, चिकित्सा और न्याय से वंचित रहते हैं। इसका मूल कारण है सरकार की दिशाहीनता, जो व्यवस्था को सही दिशा में संचालित नहीं करती है। और व्यवस्था जब तक न्यायपूर्ण न हो और जब तक एक आय की सीमा न हो, नहीं संपत्ति की एक सीमा रेखा न हो, तब तक व्यवस्था में भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है, व्यवस्था को कल्याणकारी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए नियत का सही होना लोक कल्याण का लिए बेहतर है। और न्यायपूर्ण व्यवस्था पे जो रोशन लाल जी ने बताया, और आने वाले दिनों में हम विभिन्न विषयों पे फिर चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ नमस्कार। आपको भी नमस्कार।